सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। कामयाब इंडियन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ग्रंथियाँ। आज उन ग्रंथियों को टॉपिक वाइज टॉपिक आगे लेके चलेंगे, एक एक ग्रंथि की बात करेंगे। अब हमारा टॉपिक था ग्रंथियाँ। तो ग्रंथियों में मैंने बात की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात की, ये रक्त के साथ क्या है, अपने हार्मोन्सों को स्रावित करती है। बहिस्रावी ग्रंथियाँ नलिकाओं के माध्यम से एंजाइम को स्रावित करती है। यहाँ तक कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एग्जाम्पलों में भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बहिस्रावी ग्रंथियां किसका किसको स्रावित करती है, जैसे कि एंजाइमों को स्रावित करती है, जैसे कि रही श्वेत ग्रंथियां हुई, लार ग्रंथियां हुई, पसीने वाली ग्रंथियां हुई। ये नलिकाओं के माध्यम से अपने पर्टिकुलर स्थान पर खुलती, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स को रक्त में छोड़ती है और रक्त से पूरे तंत्र में जाती है। मैंने मिश्रित ग्रंथि की बात कर ली। मिश्रित ग्रंथियां क्या होती है, हार्मोन्सों को और एंजाइमों को दोनों को छोड़ती हैं और दोनों को निश्चित स्थान पर, एक तो अंतःस्रावी ग्रंथियां रक्त में छोड़ देंगी और जो बहिस्रावी होंगी वो एंजाइमों को अपनी नलिका के माध्यम से छोड़ेंगी। मैंने एग्जाम्पलों की बात की। कौन सा एग्जाम्पल पाया जाता है, अग्नाशय। मैं जिससे पूछूं वही बताए तो काफी बढ़िया रहे। अग्नाशय। दूसरे की बात करें, दूसरी जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं बहिस्रावी में। मैंने बात की पसीने की ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, ये सारी पाई जाती है। मैं इसमें एक एक की बात कर रहा हूं, जैसे कि मैंने पीनियल ग्रंथि की बात की। अब मैं थोड़ा सा पीनियल ग्रंथि को भी रिवाइज कर देता हूं। पीनियल ग्रंथि को दो तीन अन्य नामों से जाना जाता है, आप बताओगे जल्दी, एक तुरंत बताओ। पीनियल ग्रंथि को क्या कहते हैं, जैविक घड़ी कहते हैं, मस्तिष्क की रेत कहते हैं, और क्या कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं। ये क्या करती हैं, मेलाटोनिक हार्मोन को मेलेनिन में बदल लेती हैं। ये त्वचा व बालों के रंग को बनाए रखती हैं। ये प्रकाश संवेदनी होती हैं। यहां तक पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना। दूसरी बात कर रहे थे अपन पीयूष ग्रंथि की। मैंने कहा पीयूष ग्रंथि को अपन ने कितने भागों में बांटा, तीन भागों में। कौन कौन से, एंडो हाइपोफाइसिस, मीजो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंडो हाइपोफाइसिस को मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट लिखना। यह किस में पाई जाती है, सिर में पाई जाती है। यह मटर के दाने के समान होती है। इसे तीन पार्टों में यानी तीन भागों में बांटा जाता है, एंडो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस और जब मीजो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। मैंने एंडो हाइपोफाइसिस के एक एक इनके कार्य के आधार पर अपन डिफाइन करेंगे। मैंने बताया सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ये क्या करता है, वृद्धि हार्मोन है। यह इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, बौनापन आ जाता है, जबकि अधिकता होने पर अति विशालकाय, अत्यधिक लंबा हो जाता है। यहां तक ये क्लियर पॉइंट। दूसरी बात करें, मैंने कहा कि प्रोलैक्सिन हार्मोन, वो नहीं आया क्या, प्रोलैक्सिन हार्मोन किसको स्रावित करता है, दुग्ध ग्रंथियों को, दुग्ध का दुग्ध को स्रावित करता है। स्रावित करता है। दूसरी बात करें अपन टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको इसका लिखेंगे अपन। ये क्या करता है कि थायराइड ग्रंथि होती है, मैं एक एक का लिख देता हूं। टी एस एच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह क्या कार्य करता है, यह यह थाइमस, थायराइड थायराइड ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को सक्रिय कर
थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। दूसरी बात करें अपन कि थायराइड ग्रंथि होती है, वह थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। यदि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी आ जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? थायराइड ऑक्सिन में थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की कमी आने पर घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है तथा थायराइड ग्रंथि होती है ना, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है, सूजन आ जाता है। थायराइड ग्रंथि की बात हुई कि थायराइड ग्रंथि क्या करती है, जो गलगंड रोग होता है उसमें क्या है, थायराइड ग्रंथि सूजकर मोटी हो जाती है। अब अपन थायराइड ग्रंथि के एक एक चीज के बारे में बात करेंगे जब जाके देखेंगे। अभी हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। पहली चीज, टीएसएच हार्मोन किसको नियंत्रित करता है? थायराइड ग्रंथि को। यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, सूजन नहीं है। एक चीज सुनना, थायराइड ग्रंथि मैंने बताया पहली चीज कि ये सारी ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं। ये नियंत्रण किसमें रहते हैं? पीयूष ग्रंथि के। पीयूष ग्रंथि में भी किसके? एंडोहाइपोफाइसिस के। समझ में आया? यदि आपको थायराइड ग्रंथि दे दे, यह नियंत्रित होती है, किससे नियंत्रित होती है? पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि में भी किस पार्ट से? तो एंडोहाइपोफाइसिस ऑप्शन में टिक करना है। ये चीज समझ में आई। अब दूसरी बात करेंगे, अपना दूसरा हार्मोन मैंने बताया एलएच हार्मोन यानी ल्यूटेलाइजिन हार्मोन। ये क्या काम करता है? अंडोत्सर्ग का निर्माण करता है। यह मादा में जब रजत चक्र चलता है, मासिक चक्र चलता है, तो इसमें एक अंडाणु का निर्माण होता है। उस अंडोत्सर्ग की क्रिया को कौन सा हार्मोन पूर्ण करता है? तो ल्यूटेलाइजिन हार्मोन पूर्ण करता है। बात करें एफएसएच हार्मोन, ये क्या होता है? ये पहली चीज किसके नियंत्रण में होता है? पीयूष ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि में भी किसके भाग में? एंडोहाइपोफाइसिस भाग में। इसका पूरा नाम फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। यह क्या कार्य करता है कि शुक्राणु व अंडाणु होते हैं, उनका नियंत्रण करता है, उनको निर्माण की क्रिया में सहायक होता है। इसकी बात कर ली, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि शुक्राणु व अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने वाला हार्मोन्स है एफएसएच। आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा। दूसरी बात करेंगे एडीएच हार्मोन। अब एडीएच एंटी न्यूरोटिक हार्मोन, मतलब कि यह क्या काम करता है? मूत्र निर्माण में सहायक है। अब इसकी बात कर रहे हैं, इसे वैसोप्रीन भी कहते हैं। इसकी बात करें तो ये क्या करता है? यदि मान लो पानी की कमी हो जाए तो मूत्र निर्माण की क्रिया अधिक हो जाती है। ये जैसे कि अपने चाय का, कॉफी का अधिक सेवन करने पर इसकी कमी आने लग जाती है। पॉइंट लगा देता हूं। चाय व कॉफी होती है, कॉफी के अधिक सेवन से बेटा मैं इसीलिए बोर्ड पे नहीं लिखा था, समझाने में ज्यादा ध्यान देता हूँ। एक बार लिखाने लग गया आपकी रामायण चालू हो जाती।
चाय व कॉफी की अधिक सेवन करने से क्या होता है? अधिक सेवन से जो एडीएच हार्मोन है, एडीएच में कमी आ जाती है। लो बेट, मैं भी शॉर्ट में आ जाऊं। और एडीएच हार्मोन की कमी हो गई तो मूत्र निर्माण की क्रिया क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो अधिक मूत्र निर्माण की, बार बार जब इंसान टॉयलेट जाएगा तो उसमें मूत्र निर्माण क्रिया अधिक हो रही है, तो क्या हो जाएगी? पानी की कमी हो जाएगी। तो एडीएच हार्मोन जब एक्टिव कम हो गया तो पानी की क्या हो गई? कमी। तो पानी की शरीर में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। समझ में आया? यह जब यह सबसे ज्यादा एक्टिव, सक्रिय कहां पे होता है? मरुस्थलीय लोगों में या मरुस्थलीय जीवों में ज्यादा होता है। मैं बात करूं मरुस्थलीय, मरुस्थलीय जीव, जैसे कि मैं बात करूं कि कंगारू, कंगारू चूहा, ऊंट में भी यह होता है। कंगारू चूहा क्या करता है? इसमें क्या होता है? ये अधिक मात्रा में होता है। अधिक मात्रा में होता है तो उसको जो पानी की कमी क्या होती है? कम होती है। पानी की जब कमी और मतलब मूत्र निर्माण की क्रिया ही कम होगी तो उसको पानी की, शरीर में पानी की आवश्यकता भी क्या होगी? कम होगी। इसलिए ये मरुस्थल में जीवित रह पाते हैं। और जो ज्यादा संख्या में यदि ये कमी हो जाए, इसकी एक्टिव हो जाए, तो बार बार लोग बाग क्या होते हैं? मूत्र निर्माण की क्रिया होती है। अधिक मूत्र निर्माण की क्रिया से क्या होगी? शरीर में पानी की कमी आ जाएगी। समझ में आया? बैठा दिमाग में कि किस तरीके से पानी निर्माण की कमी शरीर में कम होगी। अभी आपसे क्वेश्चन के रूप में दे दिए कि मनुष्य में मूत्र निर्माण की क्रिया अधिक हो जाने पर कौन से हार्मोन की कमी हो जाती है? वेसोप्रिन दे दे या एडीएच हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन दे दे, आपको इसमें से करना है। समझ में आया? पहली चीज, ये हार्मोन किससे होते हैं? क्या? पहली चीज, हाँ, मैं अब एक एक हार्मोन को लेते चलूंगा। मैंने आपको वहीं लिखा दिया मैंने किस किस में होता है। अब तो आपके समझने में, आपसे पूछना है मुझे। अब एक एक हार्मोन चलेंगे जो कि सीक्वेंस से मैंने बताया। अब ऊपर ले हार्मोन, पीनियल ग्रंथि की बात कर ली, पीयूष ग्रंथि की बात कर ली, हाइपोथैलेमस की अपने वीडियो में बात हो गई। फिर करेंगे अपन अब थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्रंथि की बात करने से थाइमस ग्रंथि की। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? फेफड़ों के बीच में। मैं लिखा देता हूं आपको थोड़ी थोड़ी, क्या है, साइंस की नॉलेज भी आप समझो तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात मैंने कहा पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, और कौन सी? पीयूष ग्रंथि की बात करें और किसकी बात करें? पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, और किसकी बात करें? हाइपोथैलेमस। ये कहां पाए जाएंगे? सिर में। हाँ, इधर देखना, मैं लिखा रहा हूं, यदि फिर भी गलत जवाब मिल गया ना मेरे को तो फिर मेरे से बुरा नहीं होगा। पहली चीज। फिर बात करें अपन थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है? गले में। बात करें अपन थाइमस ग्रंथि की। थाइमस ग्रंथि उदर गुहा में पाई जाती है, उदर गुहा में। दूसरी बात कहां पे? जो अपना हृदय होता है, हृदय के ऊपर। समझ में आया? तीसरी बात करें अपनी नीचे कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय, अग्नाशय की बात करें तो यह भी कहां पाई जाती है? उदर गुहा में। ये उदर गुहा में। बात करें अपन किसकी? इससे नीचे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? बताना, आप ही बताना बीच वाले। लीवर में ग्रंथि नहीं, लीवर ही ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि की बात करें, यकृत ग्रंथि भी कहां पाई जाएगी?
जब मैं बात कर रहा हूं एड्रिनल ग्रंथि की, एड्रिनल ग्रंथि कहां पाई जाएगी, तो एड्रिनल ग्रंथि उदर गुहा के नीचे पाई जाएगी, नीचे की तरफ, उदर गुहा के नीचे। मतलब सुनो, ये जहां जहां तक फेफड़े होते हैं उसे बोलते हैं उदर गुहा, यानी ऊपर की गुहा। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्या पाई जाती है, किडनियां। किडनियों के जस्ट ऊपर त्रिभुज आकार की संरचना में क्या पाई जाती है, एड्रिनल ग्रंथि। और जो वृषण ग्रंथि होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, वृषण कोश में। और जो अंडाशय होता है वह अंडकोश में। ये चीजें आपके समझ में आई। अब मैं बताऊंगा, अभी एस्ट्रोनोजल हार्मोन है, जनन ग्रंथियों में काम आएगा, अभी बताऊंगा। आएंगे अपनी जनन ग्रंथि, मैंने बताया ना आपको, एक एक चीज की बात करेंगे अपन। देखो अब बाद में बताना, 1 मिनट मैं टाइम दे दूंगा, अभी सुनो। मैंने बात की थायराइड ग्रंथि की, अब थायराइड ग्रंथि की बात करते हैं। जब, एक बात बताओ, आप उतारो और मैं यहाँ खड़ा रहूं और मैं लिखता हूं जब आप बात करते हो, तो मैं भी तो अब लिख लूं फिर बात कर लें। तो अब बात करते हैं अपने ग्रंथियों की। अब बात करते हैं, मैंने किस किस की बात की, पहले पीनियल ग्रंथि की बात हो गई, सिर की बात होगी, हाइपोथैलेमस की बात हो गई, पीयूष ग्रंथि की बात होगी। अब गले की बात करते हैं, थायराइड ग्रंथि की। तो दूसरा टॉपिक अपना होगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि की बात करेंगे। एक चीज समझना, थायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है, यह गले में पाई जाती है। अब इसमें से 3 क्वेश्चन निकलेंगे, उस चीज को समझना। देखो, इस तरीके से गले में श्वास नलिकाएं होती हैं, समझे। श्वास नलिकाओं के जस्ट पीछे की तरफ ऐसे क्या पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे 4 ऐसे बिंदुओं के रूप में क्या पाई जाती है, पैराथायरॉइड ग्रंथि, यानी पैराथायरॉइड ग्रंथि। एक चीज समझाना चाह रहा हूं, इससे समझना। क्वेश्चन कई बार मात देने वाला क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि किसका पार्ट होती है, पीयूष ग्रंथि नियंत्रण करती है, लेकिन पैराथायरॉइड ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि नियंत्रण नहीं करती। तो क्वेश्चन आपसे यही आ जाएगा, न तो इसे बहिस्रावी नियंत्रित कर रही, न हाइपोथैलेमस। तो आपसे क्वेश्चन दे दिया, पैराथायरॉइड ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि क्या करती है, नियंत्रित करती है। क्या मेरा कथन सत्य है, सत्य है तो ए, असत्य है तो बी। दूसरा दे दिया, थायराइड ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि नियंत्रित करती है। क्या दोनों कथन सत्य हैं, तो ए और बी। क्या दोनों कथन गलत हैं, तो ए और बी। क्या एक कथन सही है, एक कथन गलत है, तो आपको सी ऑप्शन में देना है। कौन सा ऑप्शन दोगे, ऐसे कथन वाले क्वेश्चन आएंगे, लाइन टू लाइन पता होगा तो ठीक चलेगा, वरना आपको सिलेबस से बाहर सारे क्वेश्चन लगेंगे, एक नहीं सारे। सो समझना, यह गले में पाई जाती है, इसमें पैराथायरॉइड ग्रंथि इस थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे की तरफ होती है। अब अपन बात करेंगे, अभी आपको कैसा आकार दिख रहा है, ये ग्रंथि एच आकार की देखी जा सकती है। इसके आकार की बात करें, आकार की बात करें तो यह सिर्फ ऐसे एच आकार की दिखाई देती हैं, कि जैसे क्या, ये जैसे एच आकार की इसलिए जैसे कि इस नलिका में ये दोनों ग्रंथियां लगी हुई होती हैं। थायराइड ग्रंथि की बात करें। दूसरी बात करें कि इनमें क्या पाया जाता है, आखिर ये काम क्या करती हैं। कार्य की बात करें, ये
बीपी को नियंत्रित करने में काम करती हैं। पहली बात बी और पी। बीपी समझते हो? रक्त दाब, यानी रक्त दाब, रक्त दाब दाब को नियंत्रण करने का काम करती है। आपको पता है कभी कभी लोगों के जब बीपी होती है तो उन्हें आयोडीन यानी नमक लेने के लिए कहा जाता है। जिसके अधिक बीपी हो उसको कम, जिसके कम हो उसको अधिक। तो उससे क्या है, आयोडीन की कमी से बीपी का नियंत्रण होता है। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें आयोडीन की जब आयोडीन की मात्रा में कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, गलगंड रोग या कहंगा रोग कहते हैं। समझ में आया? अब आगे बात करते हैं। पहली चीज यह किसको नियंत्रित करती है? रक्त दाब को नियंत्रण करने का कार्य करती हैं। इसमें एक क्या एक हार्मोन पाया जाता है जो कि क्या करता है, कैल्शियम होता है, जो कैल्शियम को अपनी हड्डियों से ब्लड में लाने का काम करता है और फास्फोरस की मात्रा को बनाए रखता है। इसमें क्या होते हैं, तीन, जैसे कि T1, T2, T3, T4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, हार्मोन पाई जाती, मतलब टी यानी थायराइड। थायराइड को चार भागों में बांटा गया, T1, T2, T4। अब इनको क्या करेंगे, T3 और T4 तो करते हैं किसका निर्माण, रक्त, जो रक्त है उसमें बीपी को नियंत्रित करते हैं। ये उपापचय क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं क्या मतलब कि अपनी बॉडी में जो क्रियाएं होती है उनको नियंत्रण करने का काम करते हैं। अब इनका सीक्वेंस में मैंने आपको बताया, अब मैं सीक्वेंस में आपको लिखा दूंगा कि किस तरीके से काम करती है। सिर्फ पहली चीज मैंने आपको बता रहा हूँ, यदि आपके दिमाग में ये चीज बैठती है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप कहीं भी पढ़ोगे यही मिलेगा। लेकिन बात ये आपके दिमाग में होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज रटने से कभी समझ में नहीं आएगी। अभी मैं थायराइड की बात कर रहा हूँ, आपको स्थिति का पता नहीं है बहुतों को, ये ध्यान रखना कि कहाँ पाई जाती है। अब इससे छोटी नॉलेज और क्या दूं बताओ। अब मैं, आज की बात है, कल की बात थी, मैं सामने यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अच्छा भला आपको समझा रहा हूँ, 3 बार रिपीट कर दिया उस बात को और फिर भी बहुत से क्या कह रहे हैं, आ रहा है सर, नाम ही अलग। तो ऐसा नहीं हो, इसीलिए मैं समझा के चल रहा हूँ। मैंने बताया थायराइड ग्रंथि गले के क्या कहाँ पाई जाती है, गले में दोनों तरफ पाई जाती है। इसके ऊपर क्या पाई जाती है, पैराथायरॉइड ग्रंथि पाई जाती है। आज अपन बात करेंगे, धीरे धीरे कल लिखेंगे। अब बात करेंगे अपन थाइमस ग्रंथि की। थाइमस ग्रंथि आपको सिर्फ अभी मैं दिमाग में डाल रहा हूं, आखिर थाइमस ग्रंथि क्या होती है, कार्य इसके क्या हैं, बस आपके समझ में आ जाए। थायराइड ग्रंथि आयोडीन की कमी से गहंगा रोग हो जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, ये मैंने लिखाया था शायद कल लाइन, तो इनको समझना है। अब थाइमस ग्रंथि की बात करें, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि आखिर होती क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो कहाँ पाई जाती है, उदर गुहा में पाई जाती है, उदर गुहा में पाई जाती है। दूसरी बात करेंगे अपन इसकी, थाइमस ग्रंथि क्या होती है। थाइमस ग्रंथि होती है मात्र 12 से 13 से 15 साल की अवस्था में यह अधिक एक्टिव सक्रिय होती है, फिर इसका कार्य धीरे धीरे घटने लग जाता है और वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते यह निष्क्रिय होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए ये क्या कार्य करती है, बचपन में बच्चे में प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखती है। प्रति इम्यून सिस्टम जो होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, उसको बनाने का कार्य करती है। यह क्या करती है, 13 से 15 वर्ष की आयु तक
वर्ष की आयु तक सक्रिय रहती है, सक्रिय रहती है। फिर ये धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, इनएक्टिव। मतलब कि ये कार्य क्या करेगी, यह प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखती है। मतलब कि बच्चे होते हैं उनमें प्रतिरक्षा तंत्र इतना मजबूत होता है कि उनमें रोग लगने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था की तरफ, युवा अवस्था से वृद्धावस्था की तरफ प्रस्थान करता है, तब धीरे धीरे ये क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। और निष्क्रिय होने के बाद में प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है और अनेकों प्रकार की बीमारियां होने लग जाती है। मैं बात करूं कोविड की, कोविड में सबसे पहले टीका किसको दिया गया, क्योंकि इम्यूनो सिस्टम कम हो जाता है। फिर पहले दिया गया 55 से 60 एज वालों को, फिर दिया गया जैसे कि 30 से 45 एज वालों को, फिर दिया गया अपने 18 से 25-30 वालों को दिया गया। तो इम्यूनो सिस्टम जिसके कम होगा उसके सबसे ज्यादा बीमारी लगने की संभावना अधिक होती है। क्यों? क्योंकि उनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। अपन ने बात कर ली थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, वक्ष गुहा में पाई जाती है। दूसरी बात करें, यह बच्चों में सर्वाधिक एक्टिव होती है, सक्रिय होती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है और जो अपना हृदय होता है, हृदय की धड़कनों को बनाए रखती है। मतलब कि धीरे धीरे जिस तरीके से, चलो इतना सा बताओ कि हृदय होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, चलो इतना तो पता है आप, 72 बार धड़कता है। तो ये क्या है, धड़कनों को बनाए रखने का काम करती है। अब बात करेंगे अपन, जैसे कि अपनी थायराइड ग्रंथि हो गई, अपनी क्या हो गई, थाइमस ग्रंथि हो गई। अब बात करेंगे अपन यकृत ग्रंथि की, यकृत की कर लेंगे, फिर अग्नाशय की कर लेंगे। अभी चलो अग्नाशय करते हैं। अग्नाशय ग्रंथि को 2 भागों में बांटा जाता है। मेरा इशारा देख के मन मत बदलता करो, हाँ सर सही है, यही कर रहे हो आप, इशारा समझा करो। तो क्या है, मैंने अग्नाशय ग्रंथि को 3 भागों में बांटेंगे। जैसे कि मैं बात करूं किसकी, अग्नाशय ग्रंथि की। अग्नाशय ग्रंथि को कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। जैसे कि मान लो ये अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि ऐसी होती है, लेकिन जब मैंने इसकी एक सेल उठाई ऐसे और इसको जब माइक्रोस्कोप में देखा तो अपन ने ऐसा देखा, तो इसमें 2 भाग पाए गए। एक तो हुआ मध्य पार्ट, एक फाय पार्ट। अब इसकी जब मैं एक की बात करूंगा तो मैं बताऊंगा कॉर्टिकॉइड्स कौन सा है, मध्य भाग कौन सा है, और इससे किस किस एंजाइम को या हार्मोन्स को स्रावित किया जाता है। क्योंकि क्यों कह रहा हूं मैं एंजाइम और हार्मोन्स की, मैं एंजाइम और हार्मोन्स की क्यों बात कर रहा हूं इसमें जी, ये मिश्रित ग्रंथियों का एक उदाहरण है, मिश्रित ग्रंथियों में आती है, इसलिए हम एंजाइम और हार्मोन्स की बात करेंगे। इसमें मैं बात करूंगा कुछ ऐसा समझो, मैं इसमें एल्फा, बीटा और गामा की बात करूंगा। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि लाइपेज, एक सुना, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये तो क्या पाएंगे, हार्मोन्स पाएंगे। लेज ही है, अरे बोलने पे ध्यान दो ना। अच्छा बोलने पे ध्यान नहीं देते तुम, कोई बात नहीं, फिर भी दिलाएंगे आपको बोलने पे ध्यान। तो सुनो, मैंने क्या कहा, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन हार्मो एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम पाए जाते हैं जो कि मैं बता रहा हूं बार बार
कि यह क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। तो अपन को इसकी दोनों की बात करनी पड़ेगी। सर एंजाइम तो कौन से स्रावित होंगे और हार्मोन्स कौन से होंगे? तो इसमें एमाइलेज हार्मोन पाए, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन जो एंजाइम पाए जाएंगे, हार्मोन्स नहीं एंजाइम, एंजाइम पाए जाएंगे। जबकि हार्मोन्स की बात करें तो इसमें एल्फा कोशिकाएं, जो एल्फा कोशिकाएं होंगी और बीटा कोशिकाएं होंगी और एक होंगी रीटा। कभी नाम सुने आपने? एल्फा, बीटा और रीटा। इनकी बात करेंगे कि इनसे कौन कौन सी, किस किस का स्रावित होती है। अब इनसे तो कौन सा स्रावित होगा? हार्मोन्स निकलेंगे। जबकि एंजाइम किससे निकलेंगे? लाइपेज से। अब मैं बात करूं एल्फा कोशिकाएं, ये क्या करेंगी? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेंगी। और जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, ये क्या कार्य करेंगी? ये इंसुलिन हार्मोन होता है, उसको स्रावित करेंगी। अब मैं बात करना चाह रहा हूं इंसुलिन हार्मोन। आखिर ये इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? नॉलेज डाल रहा हूं आपके दिमाग में। इंसुलिन हार्मोन आखिर क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन किसका बना हुआ होता है? इंसुलिन हार्मोन प्रोटीन का बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। दूसरी बात करें, इसमें जेडन जस्ता पाया जाता है। सीधा सीधा आपको क्वेश्चन बता दूंगा। मैंने कम से कम ये बताने के बाद में आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इसमें से आपको बता दिए। जब मैं आपको क्वेश्चन करूंगा ना, जब आपके दिमाग में आएगा हाँ सर ये आपने कुछ बताया था। इसीलिए समझो, इंसुलिन हार्मोन क्या पाया जाता है? प्रोटीन की प्रवृत्ति का होता है। इसमें जेडन यानी जस्ते से निर्मित होता है, पाया जाता है। अब बात करें इंसुलिन हार्मोन, आखिर मैं इतनी सी बात करूंगा कि बीटा, एट, एल्फा, बीटा और गामा कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। अब अपन थोड़ी सी बात करेंगे। जब एक एक की बात करूंगा तो आपको इतना नहीं लगे कि मैंने समझाया नहीं और कुछ अटपटा नहीं लगे, इसलिए। लेकिन मैं पूछूंगा जरूर, एल्फा, बीटा और गामा याद कर लेना ये कि पाए जाते हैं। मैं दूसरी बात करूं, अपन बात करेंगे यकृत ग्रंथि की। यकृत ग्रंथि की बात करें, किसकी? यकृत ग्रंथि की। एक चीज समझना, पहली चीज करेंगे, यकृत ग्रंथि 1 से 1.5 किलो, 1 से 1.5 किलो वजन की होती है। पित्राशय का निर्माण करती है। दूसरी बात, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है जहर खाने से, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के समय इसकी कोशिकाओं को निकालकर इसकी कोशिकाओं में अपन को पोस्टमार्टम में जहर का पता लगाया जाता है। दूसरी चीज कि यह कोशिका, यह ग्रंथि, कोशिका नहीं, यह ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन मैंने अभी बात की थाइमस ग्रंथि नहीं, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पता है आपको, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अब मैं आपसे कह दूं, क्वेश्चन समझना, ये एक एक लाइन क्वेश्चनों की है। यदि आपके दिमाग में बैठ गया तो लिखने में तो मैं अभी लिख दूंगा फटाफट फटाफट। यकृत ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। मैं यकृत ग्रंथि को ऑप्शन में ही नहीं देता, तो मैं आपसे कहूं कि सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन में अग्नाशय दे दूं, पीयूष ग्रंथि दे दूं, थायराइड ग्रंथि दे दूं और एड्रिनल ग्रंथि दे दूं, तो आप क्या आंसर दोगे मुझे? गलत। फिर सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सी आएगी? अग्नाशय ग्रंथि। मैंने कहा अंतःस्रावित ग्रंथियों में से सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, जबकि ओवरऑल सबसे बड़ी, ओवरऑल का मतलब सभी में
सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है, इसके बाद में अग्नाशय ग्रंथि है। तो आपको क्वेश्चन कैसे घुमाएगा एग्जामिनर, समझो मैं इस क्वेश्चन को लिख दूं, आपको ऊपर लिख भी लेना है। सबसे बड़ी बड़ी ग्रंथि, ग्रंथि कौन सी है, यकृत ग्रंथि। और मैं बात करूं दूसरी दूसरी की, दूसरी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। इनको हेडलाइन बना के ऊपर की जो स्पेस होता है ना उस पे लिख लेना, बार बार आप कंफ्यूज नहीं हो गए। दूसरी बात करेंगे, अब मैंने बात कर ली आपसे थायराइड ग्रंथि की, अग्नाशय की और यकृत की, तीनों को कल इनको फिनिश कर देंगे, मतलब इनको एक एक को लिख लेंगे, जो मैंने बताया उसको लिख लेंगे। दूसरी बात फिर अपन करेंगे नीचे चल के एड्रिनल ग्रंथि की, वृषण की यानी जनन ग्रंथियों की बात करेंगे, फिर आपका हार्मोन्स बता दूंगा। आज के लिए धन्यवाद, कल बात करते हैं। थैंक यू।